रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ सोनिया गांधी का एटीएम है। यहाँ एटीएम से उनका मतलब है एनी टाइम मनी। तो डॉक्टर साहब का आशय है कि जब भी सोनिया गांधी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वह छत्तीसगढ़ से उगाही कर लेते हैं। इस बात से भूपेश बघेल इतने नाराज हुए हैं कि उन्होंने रमन सिंह को कोर्ट में घसीटने का मन बना लिया है। रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला में ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक उससे माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। यहाँ पर उगाही शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले नेता या पार्टियां नवरात्रि के चंदे की तरह चुनावी चंदे की उगाही करती थी। एमएलए का चुनाव 4-5 लाख में और एमपी का चुनाव 20-25 लाख में निपट जाता था। लेकिन जब से यह खर्च करोड़ों में पहुंचा है, तब से पार्टी फंडिंग बहुत बड़ी चीज हो गई है। अब सिर्फ चुनावी खर्चा हजारों करोड़ों में हो गया है और सम्मेलन, मीटिंग, जन जागरण अभियान और रैलियों का खर्चा अलग से है। राहुल गांधी की रैली कोई ले ले या इस पदयात्रा में सैकड़ों करोड़ों का खर्च आना है। ये खर्चा मुख्यतः खाने पीने, भीड़ जुटाने, बैनर पोस्टर, ट्रांसपोर्ट और एडवर्टीजमेंट में होता है। 5 महीने की पदयात्रा में कम से कम 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यह पैसा सरकारी खजाने और सरकारी योजनाओं से ही आता है। अगर आपको टीवी फ्री में मिला है तो यह जान लीजिए कि उसकी कीमत के बराबर का पैसा पार्टी फंड में भी गया है। अगर आपको धान का बोनस मिला है तो उतना पैसा ही पार्टी फंड में भी गया है। डॉक्टर साहब 15 साल सीएम रह चुके हैं, इसलिए एटीएम जैसे शब्दों का इस्तेमाल खूब जानते हैं। बड़े छोटे राजनीतिक विश्लेषक जो आजकल टीवी चैनलों पर दिखाई देते हैं, बड़े आराम से कहते हैं कि पार्टी फंडिंग की जिम्मेदारी इस बार गहलोत की है या गुजरात चुनाव में बघेल करेंगे। ये देखिए, अब आइए ये समझें कि पार्टी फंडिंग है क्या चीज। 2017 में पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए चुनावी बॉन्ड्स का सिस्टम शुरू किया गया। अरुण जेटली जी के टाइम में शुरू हुआ था। चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह होता है जिसे भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को दान कर सकती है। तो यह बॉन्ड ब्याज मुक्त होता है और चुनावी बॉन्ड हर तिमाही की शुरुआत में 10 दिनों के लिए उपलब्ध होते हैं किसी भी एसबीआई की ब्रांच में। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिले चंदे का विवरण ईसीआई को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन के पास ये रिकॉर्ड होता है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने ये बॉन्ड की शुरुआत 2017 में की थी। इसमें 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। ये बॉन्ड नगद नहीं खरीद सकते, इसके लिए बैंक में अपना बकायदा केवाईसी फॉर्म जमा करना होता है, चाहे अपना या चाहे कंपनी का। इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से अब विदेश से भी पार्टियों को चुनावी फंडिंग आसान हो गई है। 2017-18 के चुनाव में चुनाव आयोग ने यह बताया था कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फायदा बीजेपी को मिला है, जिन्हें 210 करोड़ रुपए के ये बॉन्ड मिले थे और बाकी सब दलों को मिलाकर सिर्फ 11 करोड़ के बॉन्ड उनको मिले थे। एडीआर के मुताबिक बीजेपी के पास इस वक्त करीब 5000 करोड़ और बसपा के पास करीब 700 करोड़ और कांग्रेस के पास करीब 600 करोड़ की संपत्ति और कैश उपलब्ध है। ये 2019-20 के फिगर्स हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि चुनावी फंड पार्टियां कैसे जमा करती हैं। आपने देखा कि कुछ पैसा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से आने लगा है, जिसका कि कहीं भी कोई भी हिसाब या टैक्स उस पर कुछ भी नहीं देना पड़ता।
दूसरा तरीका है जब राज्यों में आपकी सरकार होती है या केंद्र में आपकी सरकार होती है, जिसमें कुछ मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि कैश कलेक्शन करें। मलाईदार डिपार्टमेंट का जिक्र भी आपने सुना होगा। ये मलाईदार डिपार्टमेंट क्या होते हैं? ये उन्हीं को दिए जाते हैं जो उन मंत्रियों को दिए जाते हैं जो इस काम में पैसा जमा करने में माहिर होते हैं, जैसा कि बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चैटर्जी। शिक्षक भर्ती घोटाले में छापेमारी की गई है। पार्थ चटर्जी के करीबियों के ठिकानों पर रेड की गई है। अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए मिले हैं। ममता बनर्जी के करीबी हैं पार्थ चटर्जी और पार्थ चटर्जी की करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए। हवाला केस में ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। विरोधियों ने केजरीवाल पर निशाना साधा। और अभी आपने सुना होगा कि कर्नाटक में बहुत शोर था कि हर मंत्री को करीब 40% पैसा एडवांस में चाहिए, बिना कोई ठेका उसके देते ही नहीं है। साथियों, मोदी जब फिर आएगा तो इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें पूरी तरह बंद हो जाएगी। One of the biggest platforms on which Prime Minister Narendra Modi was elected to power in 2014 was anti-corruption. He and the BJP were projected as crusaders against corruption. On April 12th, Santosh Patil, a small-time contractor and BJP worker in Karnataka, died by suicide. In a message he allegedly sent to his friends prior to his death, Santosh named this man, Senior BJP leader and Karnataka Minister for Rural Development and Panchayat Raj, K.S. Ishwarappa, as directly responsible for his death. A few days before he died, Santosh had told the News Minute that when the BJP came to power in Karnataka in 2019, he rejoiced. But he later felt cheated that his own people asked 40%, yes 40% commission to build a road. एक्साइज, पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट ऐसे ही कुछ डिपार्टमेंट हैं जिन्हें दुधारू गाय समझा जाता है। वैसे सरकार है, दुधारू तो हर डिपार्टमेंट ही करीब करीब होता है। एटीएम का एक और मतलब होता है एनी टाइम माइनिंग। फंडिंग का ये सबसे बड़ा स्रोत अब उभर कर सामने आया है, वो है माइनिंग। कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ भी कोयला, गैस और रेत उपलब्ध है, वहाँ से पैसे की उगाई सबसे आसान है, बॉक्साइट वगैरह भी, बट ये मुख्यतः एक अनुमान है कि माइनिंग से करीब हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपया पार्टियों और नेताओं को जाता है, हर लेवल पे, छोटे से लेकर बड़े तक। अब जनता को समझना है कि फंडिंग, कलेक्शन, एटीएम, उगाही और टैक्स, ये सब उन्हीं के पैसों से निकाले जाते हैं। आप जितना भी फ्री बिजली, पानी और चावल के बहकावे में आएंगे, उतना ही नेताओं की मौज होगी। उनका क्या है? सरकारी पैसे की बंदर बांट करना है। सारी मलाई तो बंदर खुद ही खाएगा अंत में। सोचिए और समझिए। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।